पीलू, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम शहर जाकर पढ़ाई करो। मुझे ये मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सिखा सकती हैं? वासेपुर गांव में बबली रहती थी। वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रही थी। उसकी बेटी पीलू शहर जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए पढ़ाई करके तैयारी कर रही थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को शहर के कॉलेज में एडमिशन के लिए लेटर आता है। बबली और पीलू बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसी शाम बबली के एक कार से एक्सीडेंट हो जाती है। पीलू, तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं, तुम शहर जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। नहीं माँ, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे, भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, पहले उसे चुकाओ और उसके बाद जहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही पढ़ाई के लिए जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में काम की तलाश में जा रही थी। उसे सुंदरी कव्वी रास्ते के किनारे मटका खिचड़ी बिरयानी बेचते हुए मिली। सुंदरी काकी, मैं पहली बार मटका खिचड़ी बिरयानी के बारे में सुन रही हूँ। बहुत भूख लगी है। इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरी पूरी गांव में मटका खिचड़ी बिरयानी की एक लौती दुकान है। सुंदरी पीलू को उसकी खास डिश मटका खिचड़ी बिरयानी देती है। वाह सुंदरी काकी, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाई है। आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचती हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है। काकी, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या तुम मुझे ये मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सिखा सकती हैं? मैं इसे गांव के दूसरी तरफ बेचूंगी। जो मुनाफा होगा उसमें से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दूंगी। इसके बाद पीलू एक हफ्ते तक सुंदरी से उसके साथ मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सीखती है। पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को अपने हाथ का बना हुआ मटका खिचड़ी बिरयानी खिलाती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका खिचड़ी बिरयानी बनाई हो। मैं तो अब से अपने परिवार को यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। इसके बाद पीलू कड़क सेठ का पूरा कर्जा चुका देती है। माँ, अब मैं शहर जाकर पढ़ाई नहीं करूँगी, यहीं रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा तुझ पर बहुत गर्व महसूस कर रही होगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका खिचड़ी बिरयानी बेचा करती थी और ईमानदारी से सुंदरी को एक हिस्सा दे देती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ, भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत साल पहले पीलू एक गांव में मुर्गियों का व्यापार करती थी, लेकिन पीलू के पास जो भी मुर्गी होती वो चुपचाप भाग जाती थी। लेकिन उसके पास एक मुर्गी थी जो बहुत सालों में घर के बाहर भी नहीं गई और उसे रोज एक अंडा देती थी। पीलू सोच में पड़ जाती कि वो एक अंडे का क्या करे, क्योंकि एक अंडा तो कोई नहीं खरीदेगा। पीलू सोचती है, अब मैं इस एक अंडे का क्या करूं? मेरे पास तो कोई मुर्गी टिकती ही नहीं है। पता नहीं मुर्गियों को मैं क्यों ना पसंद हूँ। एक ही मुर्गी है जिसको मैं लवली कहती हूँ, इसका एक अंडा कौन खरीदेगा? मैं ही खा जाती हूँ। वैसे भी एक अंडा बेचकर पैसे तो मिलने से रहे, कम से कम अपना पेट एक अंडे से तो भर ही लूंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू अपनी मुर्गी के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। अब बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं, इस मुर्गी को घर में ही नहीं छोड़ सकती, क्या पता ये भी भाग जाए। तभी उसे एक बूढ़ी पक्षी बबली एक पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। अरे बूढ़ी आंटी, उठो उठो,
क्या हुआ तुम्हें? कौन है? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। अरे आंटी जी, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी लवली मुर्गी एक अंडा दे देती है। पीलू तुरंत ही उसे बबली को दे देती है। बबली उस अंडे को खा लेती है। बेटी, तुमने अपनी मुर्गी का अंडा खिलाकर मेरी भूख मिटाई है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। उस अंडे को तुम पंखे में रख देना और घुमाना। जब अंडा घूम रहा होगा तब तुम उससे जो मांगोगी वो मिल जाएगा। फिर वो बूढ़ी बबली वहाँ से चली जाती है। पीलू घर आती है और फिर अगले दिन लवली मुर्गी सोने का अंडा देती है। पीलू उस अंडे को पंखे में रख देती है। सोने के अंडे, मुझे ढेर सारे पैसे दो। अरे ये क्या, इससे तो कोई पैसा नहीं आया। आंटी जी तो कह रही थी चलो सोने के अंडे, मुझे पैसे कमाने का रास्ता बताओ। उसी गांव में खड़क सेठ था। वो लोगों से शर्त लगाकर पैसे कमाता था। पीलू उसके पास जाती है। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तू मुझसे क्या शर्त लगाएगी पीलू? तू पिद्दी चिड़िया है, तेरे पास एक मुर्गी ही तो है। ले देकर चल, मैं तेरे साथ भी शर्त लगा लेता हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे खड़क सेठ। जा जा, एक मुर्गी से 50 मुर्गियाँ निकाल के दे मुझे। फिर पीलू शर्त लगाकर चली जाती है और सोने के अंडे को पंखे में रखकर उसे 50 मुर्गियाँ मांगती है। सोने का अंडा उसे 50 मुर्गियाँ दे देता है। अगले दिन खड़क सेठ ये देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ। भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। अरे तुम शर्त जीती, मैं हार गया। ये लो 5 लाख रुपए। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं एक और शर्त लगाता हूँ। कल सुबह 500 ऑमलेट चाहिए मुझे, नहीं तो तुम मुझे 10 लाख दोगी या मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मंजूर, लेकिन कल वो सारी चिड़िया रहेंगी जिनकी जमीन तुमने ले रखी है। अगर तुम कल हारे तो तुम उन सब की जमीन के कागजात वापस कर दोगे। जाओ जाओ, पहले 500 ऑमलेट लेकर आओ। फिर पीलू अगले दिन सोने के अंडे से 500 ऑमलेट की इच्छा रखती है और उसमें से 500 ऑमलेट निकल आते हैं। अगले दिन पीलू सभी अन्य पक्षियों के साथ अपने घोंसले में खड़क का इंतजार कर रही थी। क्यों पीलू, शर्त हारने के लिए तैयार हो ना? 10 लाख है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर हार गई तो ये सारी चिड़िया तुम्हें पीटेंगी, क्योंकि तुम्हारे कारण इनकी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी शर्त तो मैंने नहीं रखी। तुम वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो। लेकिन मुझे फिक्र नहीं, तुम शर्त हारने वाले हो। ये देखो, ऑमलेट गिन लो, पूरे 500 है। अरे नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है। इतने सारे ऑमलेट। वो भागने लगता है, लेकिन सारे पक्षी उसको पकड़कर पीटने लगते हैं और अपनी जमीन के पैसे ले लेते हैं और पीलू को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से पीलू सबकी मदद करके खुशी खुशी रहने लगती है। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो। अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। इतनी क्यों चिंता कर रही है? ये भी कोई समस्या है? एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी। जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा 2 में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो,
किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी के चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है? ये भी कोई समस्या है? जाओ ना स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी पिताजी, आज ना मुझे कलर चॉकपीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं। लोगों की मन की बात जानना बहुत कठिन होता है। अब बोले ना असली बात। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। भोजपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक साधु के पास जाती है। साधु महाराज जी, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं लोगों के मन की बात जान सकूं। लोगों की मन की बात जानना बहुत कठिन होता है बेटी, लेकिन तुम्हें मैं एक सैनिटाइजर देता हूँ। तुम इससे जिस पर भी छिड़काव होगी वो सच बोल पड़ेगा। अभी टीचर्स डे आने वाला है, मैं इससे बच्चों के मन की बात जान सकूंगी और उन्हें एक बेहतर स्टूडेंट बना दूंगी। ठीक है बेटी। अगले दिन फिर पीलू स्कूल जाती है।
और क्लासरूम में आती है। बंटी, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है? ओ ना मैडम जी, टीचर्स डे की तैयारी कर रहा था तो टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। पीलू उस पर साधु का दिया हुआ सैनिटाइजर छिड़का देती है और वो सच बोलने लगता है। मैडम जी, मैं सो रहा था, मोबाइल में गेम खेल रहा था, होमवर्क करने का मन नहीं था और टीचर्स डे कब है मुझे पता ही नहीं। अब बोले ना असली बात। बंटी को पनिशमेंट मिलती है। कालू ये सब देखकर सोचता है, मैं ये सैनिटाइजर चुरा लूंगा। कालू पीलू के बैग से चुपचाप सैनिटाइजर चुरा लेता है। फिर वो मजे लेने लगता है। वाह भाई साहब, आपके बेटे को तो बहुत अच्छी नौकरी लगी है। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। मेरा बेटा आपके बेटे से ज्यादा टैलेंटेड है। आपका बेटा रिश्वत देकर नौकरी में लगा है। अरे क्या बकवास कर रही हो? और कालू हंसता है। शाम में कालू पीलू और उसके पति जाबाज के घर के पास जाते हैं। क्यों जाबाज जी, आज भी आप घर लेट आए हो? कहाँ थे? वह एक दोस्त से मिलने अस्पताल गया था। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। अरे मैं कोई अस्पताल नहीं गया था। तुम टीचर हो ना, तो तुम्हारी डांट से डर लगता है तो थोड़ा झूठ बोल दिया। मैं तो बार में गया था। हाँ, अभी मजाक चकाती हूँ तुमको। जाबाज की झाड़ू से पिटाई हो जाती है। ये देखकर कालू बहुत ही खुश होता है। तभी पीलू उससे सैनिटाइजर छीन लेती है और कालू को डांट लगती है। कालू, ये तुम स्टूडेंट्स के भले के लिए था, तुम्हारी मस्ती के लिए नहीं। अब तुम टीचर्स डे में 5 ऐसे लिख कर लाओगे। अगर कोई बहाना बनाए तो याद रखना, मेरे पास ये सच उगलने वाला सैनिटाइजर है। जी मैडम। ये सुनकर कालू वहाँ से भाग गया। अरे पीलू, ये साधु का दिया सैनिटाइजर इतना असरदार है, ये तुम इससे कड़क की मदद क्यों नहीं करती? सुना है वो एक बहुत बड़े चोर को पकड़कर लाया है, लेकिन वो पैसा कहाँ छुपाया है ये नहीं बता रहा है। मेरा भाई इंस्पेक्टर कड़क की भी मैं इसी सैनिटाइजर से मदद करती हूँ। फिर पीलू कड़क के पास पुलिस स्टेशन जाती है। कड़क भाई, ये सैनिटाइजर लो और इस चोर पर छिड़का दो। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। फिर सभी बच्चे पीलू को टीचर्स डे पर बहुत सम्मान देते हैं। कालू उस पर 5 ऐसे पूरी ईमानदारी से लिख कर लाता है और सरकार भी पीलू को टीचर्स डे के दिन चोर से पैसा निकलवाने के लिए इनाम देती है। इस तरह से पीलू एक अच्छी टीचर होकर सभी स्टूडेंट्स का जीवन सुधारने में कामयाब होती है। सुनो पिद्दी चिड़िया, तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। जो भी मेरा काम करने से मना करता है उसको मैं मिटा देता हूँ। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक बार गर्मी के मौसम में पीलू को 2 अंडे होते हैं। दोनों पति पत्नी उन अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। एक बार पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए बहुत गर्मी बढ़ रही है, हम लोग ने तो कैसे भी घास फूस के इस घोंसले में अपना जीवन काट लिया। हम तो गर्मी सह लेते हैं, लेकिन इन अंडों का क्या होगा? इतनी गर्मी में हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे बच्चों को गर्मी नहीं सताए, इसके लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। बबलू कहता है, तुम ठीक कह रही हो पीलू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार इतनी गर्मी से बचने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा। तुम चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ख्याल आए तो मुझे जरूर बताना। इस तरह दोनों गर्मी में अपने बच्चों को लेकर परेशान थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को कोई भी परेशानी हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उन अंडों से 2 बच्चे बाहर आते हैं। पीलू और बबलू अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। अरे पीलू, ये तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हैं, ये देखो, ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। एक बार बबलू भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। बबलू वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ जाता है। अरे वाह, यहाँ कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है। मैं अभी जाकर पीलू को बताता हूँ। ऐसा सोचकर बबलू अपने घर की ओर चला जाता है। बबलू
खुशी खुशी ये बात पीलू को बताता है। पीलू ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। पीलू कहती है, ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने चलूंगी। अगले दिन दोनों पति पत्नी उस तालाब की ओर चले जाते हैं। तालाब के पास पहुंचकर पीलू कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। पीलू आसपास देखती है तो उसे एक मिट्टी का ढेर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अरे पीलू, मिट्टी देखकर क्यों खुश हो रही हो? अजी, आपको पता है क्या, मिट्टी का घर बहुत ठंडा रहता है। मैं इस मिट्टी से एक मटकी बनाऊंगी जिसके अंदर हम अपना घर बनाएंगे। उसकी बात सुनकर बबलू कहता है, वाह पीलू, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। फिर दोनों मिलकर मटके का घर बनाते हैं और अपने बच्चों के साथ मिलकर तालाब के किनारे रहने लगते हैं। एक तरफ पीलू अपने परिवार के साथ ठंडे मकान में रह रही थी। पूरे जंगल में सभी पक्षी गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौआ तालाब में पानी पीने के लिए जाता है। अरे ये क्या, ये पीलू तो मटके के घर में रह रही है। वो पीलू के घर के पास जाकर उसे आवाज लगाता है, पीलू, ओ पीलू बहन, जरा बाहर तो आना। अरे पीलू बहन, तुम तो बहुत चालाक निकली, यहाँ तालाब के किनारे मटके के घर में रह रही हो और मैं वहाँ बाहर गर्मी में रह रहा हूँ। पीलू बहन, मैं गर्मी से जल रहा हूँ, तुम मेरे लिए भी ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। पीलू ये सुनकर डर जाती है। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर आपको मटका का घर चाहिए तो आप खुद ही क्यों नहीं बना लेते हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मटके का घर बना कर दूं। सुनो पिद्दी चिड़िया, तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। अगर मुझे तुमने मटके का घर नहीं बना के दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो भी मेरा काम करने से मना करता है उसको मैं मिटा देता हूँ। 2 दिनों बाद मैं फिर से आऊँगा, मुझे मेरा घर तैयार चाहिए। इस तरह से पीलू को धमकाकर कालू वहाँ से चला जाता है। पीलू सोचती है, अरे अब मैं क्या करूँ, ये कालू ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया है। पीलू मिट्टी इकट्ठा करके कालू के लिए मटकी का घर बनाती है। 2 दिनों बाद कालू फिर से उसके पास जाता है। क्यों रे पीलू, क्या तूने मेरे लिए मटके का घर बनाया कि नहीं? पीलू कहती है, हाँ कालू भैया, वो देखो, वो रहा तुम्हारा मटके का घर। फिर कालू अपने मटके के घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। कालू सोचता है, अरे वाह, इस मटके के घर में कितनी ठंडक है। अगर मैंने इस चिड़िया को डराया नहीं होता तो ये मेरे लिए मटके का घर नहीं बनाती। लेकिन जब सभी पक्षियों को पता चलता है कि कालू ने पीलू को डराकर अपना घर बनवाया तो वे नाराज हो जाते हैं और कालू को धमकाते हैं। फिर कालू को अपना मटकी का घर बनाने के लिए पीलू को पैसे देने पड़ते हैं। कुछ समय बाद सभी पक्षी पीलू से पैसे देकर मटकी का अपना अपना घर बना लेते हैं। इस तरह से पीलू सबके लिए मटके का घर बनाकर बहुत खुश होती है। इससे उसकी आमदनी भी हो जाती है। फिर वे सब गर्मी के मौसम में खुशी खुशी रहते हैं। नारियल पानी ले लो, ताज़ा ताज़ा नारियल पानी, ठंडा ठंडा नारियल पानी। आजकल जंगल के पक्षी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तू कहीं और जाके अपनी दुकान लगा। अरे पीलू चिड़िया, हम आज से तुम्हारे से ही नारियल पानी खरीद कर पिया करेंगे। बबलू कबूतर नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी ले लो, ठंडा ठंडा नारियल पानी ले लो, नारियल पानी ताज़ा ताज़ा नारियल पानी। अरे ओ नारियल पानी वाले भैया, जरा इधर आना, ये लो भैया, ये ताज़ा ताज़ा नारियल पानी पियो। इस तरह बबलू दिन भर घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। शाम को बबलू घर वापस आकर अपनी पत्नी पीलू को पैसे देता है। ये ले पीलू, आज की कमाई, इसमें से आधे पैसे तू अलग जमा करके रख ले, अपने बेटे की पढ़ाई के काम आएंगे। पीलू उससे कहती है, सुनिए जी, आप अपनी तबीयत का भी ख्याल रखा कीजिए, आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अरे क्या करूं पीलू, मुझे तो दिन भर मेहनत करना ही पड़ेगा ना, आखिर अपने बच्चे के भविष्य का सवाल है। इस तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन बबलू जब नारियल पानी बेच रहा होता है तो उस पर बाज हमला कर देता है। उस बाज का शिकार बन जाता है।
सुंदरी ये सब दूर बैठकर देख रही थी। सुंदरी पीलू के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। पीलू, बहुत दुख की बात है, बबलू बाज का शिकार बन गया। ये सुनकर पीलू जोर जोर से रोने लगती है। ये आप क्या कह रही हो सुंदरी काकी? उस बाज की आखिर मेरे पति से क्या दुश्मनी थी? कई दिनों तक पीलू बबलू की याद में दुखी रहती है। एक दिन उसका बेटा उसके पास आकर कहता है, माँ इतने दिन हो गए तुम सिर्फ रो रही हो, तुम कुछ खा पी भी नहीं रही हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जरा सोचो मेरा क्या होगा, इसलिए कुछ खा लो, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही कुछ खा लो। इस तरह से पीलू चिड़िया अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। एक दिन पीलू अपने बेटे से कहती है, बेटा तू घर में ही रहना और थोड़ा अपना ख्याल रखना, मैं नारियल पानी बेचने के लिए जा रही हूँ। माँ मैं भी तुम्हारे साथ नारियल पानी बेचने के लिए चलूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। पीलू कहती है, नहीं बेटा मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। पीलू किसी तरह अपने बेटे को समझाती है और फिर नारियल पानी बेचने के लिए निकल जाती है। पीलू नदी के किनारे नारियल पानी बेचने लग जाती है। नारियल पानी ले लो, ताज़ा ताज़ा नारियल पानी, ठंडा ठंडा नारियल पानी। पीलू की दुकान के बगल में कालू कौवे की दुकान रहती है। वो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स बेचा करता था। कालू उससे कहता है, अरे पीलू तू यहाँ पर क्या नारियल पानी बेच रही है? यहाँ पर मेरी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है। आजकल जंगल के पक्षी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तू कहीं और जाके अपनी दुकान लगा। पीलू कहती है, ठीक है कालू भैया, मैं कहीं और जाकर अपने नारियल पानी की दुकान लगाती हूँ। कालू सही कह रहा था। पीलू दिन भर बैठी रहती थी लेकिन उसका नारियल पानी नहीं बिकता था। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण सभी पक्षियों की तबीयत बिगड़ने लगती है। जंगल का डॉक्टर उन्हें कहता है, अरे जी आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसी की वजह से आप लोगों की तबीयत इतनी खराब होती जा रही है। अगर आप लोगों को अपनी तबीयत ठीक रखनी है तो ये कोल्ड ड्रिंक बंद करके ताज़ा ताज़ा नारियल पानी पिया करो। पीलू चिड़िया अपने नारियलों के साथ उदास बैठी हुई थी। वो सोच रही थी कि अब आगे उसका क्या होगा। तभी वहाँ पर जंगल के सारे पक्षी आ जाते हैं। अरे पीलू चिड़िया, हम आज से तुम्हारे से ही नारियल पानी खरीद कर पिया करेंगे। हम आज से कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद कर देंगे। अब तुम हम सबको ये ताज़ा ताज़ा मीठा नारियल पानी दो और हाँ मलाई अलग से निकाल कर देना। पीलू कहती है, जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को ये स्वादिष्ट नारियल पानी दूंगी, इससे आप सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस तरह से पीलू और मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी बेचने लगती है और उससे उसकी बहुत बढ़िया कमाई हो जाती है। अब वो अपनी बेटी को अच्छा जीवन देती है। इस तरह पीलू अब खुशी खुशी रहने लगती है। पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। बंसीपुर गांव में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था, अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। तुम देखना इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। एक दिन सुंदरी कहती है, पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों के ऊपर इतना उधार है। ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम शाम में आके खाना बना देना। इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना? पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही सोचते
बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। आश्चर्य होके बबलू कहता है, अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, बबलू जी, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा, ऐसा करो तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है? हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है। इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे, ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था। इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था। इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।